बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ हमजा तारड़ और मैं हूँ इशाल सुलेमान। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आज के दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हमारी सुबह का आगाज़ भी हो चुका है और सुबह का आगाज़ हम आज जिस बात से करने जा रहे हैं, सभी को पता है 23 मार्च है आज। कौमें आज के दिन को जो खसूसी तौर पे उनके वो दिन होते हैं जो यादगार दिन होते हैं, जिन दिनों में उनकी मुल्क को बनाने की एक बुनियाद रखी जाती है, उसको ख़ास तौर पे बड़े जोशो खरोश से मनाती हैं। और आज का हमारा दिन भी कुछ ऐसा ही है। तजदीद अहद का दिन है, यौम पाकिस्तान है। 23 मार्च 1940 को ये करारदाद जो है, जिसको करारदाद लाहौर कहा गया, फिर करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया और ये पास हुई और 7 साल के अंदर हमने ये वतन अजीज़ हासिल किया। कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितनी जिद्दोजहद की गई, क्या जज्बा था, इस सब पर बात होगी। पहले हम आपको इस दिन की मुबारकबाद देते हैं। और इशाल, सुबह जब मैं उठा मेरे दिमाग में वो नगमा चल रहा था, बचपन में मैं सुना करता था कि चलो ये सोचें हम आज मिल के जो इस ज़मीं से किया था हमने, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। ये बहुत अहम चीज़ है कि क्या जो अहद उस दिन किया गया था आज हम उस अहद को निभा भी रहे हैं या नहीं निभा रहे। तजदीद अहद वफा का दिन है, तो आज ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम उस दिन के अहद को निभा पा रहे हैं या नहीं। और ये हम सब पर फ़र्ज़ आयद होता है कि जिन कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल किया गया, उन कुर्बानियों को याद रखते हुए हम आगे बढ़ें। तभी कौमें कामयाब होती हैं जो अपने गुजरे हुए पलों को याद रखती हैं। बिल्कुल जी, कितनी जिद्दोजहद की गई है और कैसे हम उस अहद को बरकरार रख सकते हैं, ये भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कौमों की ज़िंदगी में ना बाज़ ऐसे लम्हात होते हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं और जिंदा कौमें उन लम्हात को ज़ाया नहीं होने देती हैं और तारीख़ रकम कर जाती हैं। आज वैसा ही दिन है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की कौमी तारीख में ऐसा ही एक अहम दिन 23 मार्च 1940 का दिन है, जब लाहौर के मिंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 3 रोज़ा सालाना इजलास के इख्तिताम पर वो तारीखी करारदाद मंजूर की गई थी, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बड़े सगीर में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हसूल के लिए एक तहरीक शुरू की थी और इस तहरीक का नतीजा आज हम इस आज़ाद वतन में बैठे हैं। अच्छा, आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना जो है ना, वो हम लोग शायद महसूस ही नहीं कर सकते। ये वो लोग ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकते हैं कि जो 1947 से पहले जो है बड़े सगीर के बाशिंदे थे और उनको रहना पड़ता था ऐसे माहौल के अंदर जिससे मुसलमानों ने बगावत की और एक अलग वतन की जो है हसूल की कोशिश शुरू की गई। वो जब आज़ाद फ़ज़ा में आए होंगे तो वो क्या एक लम्हा होगा, वो शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और 7 बरस के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। तारीखी करारदाद पाकिस्तान की याद मनाने के अलावा इस दिन मुसल्लह अफवाज अपनी जंगी कुव्वत और ताकत का इजहार भी करती हैं। मगर इस बरस ख़राब मौसम की पेशगोई के बायस, जिस तरह आप सब जानते हैं कि बारिश हो रही है, यौम पाकिस्तान की तकरीब को मुलतवी किया गया है। अब जो है ये 25 मार्च को होगी, मुलतवी ऐसे ही है। और जो ये परेड की जाती है ना हमजा, इसके ऊपर बात करूंगी कि बहुत ही खूबसूरत परेड होती है और इतना आपके खून को गरमा देती है। और ये एक मैसेज भी है उन दुश्मनों के लिए कि किस तरह से हमारी अफवाज जो हैं वो बरी है, बहरी है, फ़ज़ाई है, किस तरीके से हमारे मुल्क के दिफा को मजबूत बनाए हुए हैं और ऐसी ढाल बने हुए हमारे मुल्क के इर्द गिर्द अपनी बनाए हुए हैं कि दुश्मन आंख जो है उठाकर देख भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो परेड में मुजाहिरा किया जाता है ना, उससे धाक बिठाई जाती है दुश्मन के ऊपर कि भाई हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। जब अल्लाह अकबर के नारे इस परेड में लगते हैं तो क्या बात है। बचपन से हम ये परेड देखते आ रहे हैं टीवी के ऊपर और इशाल ने जाकर ये परेड जो है ना देखी है, इसलिए इशाल इस तरह से बता रही है। और मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं इशाल, थोड़ा सा जेलस फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लाइव ना परेड नहीं देखी। मैंने लाइव जाके देखी है इस बार। जो हमारी एक कंप्लीट ड्रेस रिहर्सल थी, मैंने उसको जाके देखा है। हर चीज मैंने देखी है इतने करीब से। एक मेरा ख्वाब था, जैसे हमजा आप कह रहे हो कि आपका भी ख्वाब था, मेरा भी था और मुझे इस बार मौका मिला और मैंने इसको देखा। हाँ जी, I have a dream। मैं भी ये कहता हूँ I have a dream कि मैं भी देखूंगा। सिक्योरिटी, उसके अलावा जो हमारे मास्क पहनना, उस चीज़ को SOPs को फॉलो करना, वो सब जिस तरीके से वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया गया। और हमने आज ये सवाल भी उठाना है कि क्या जो हमने अहद किया था हमने उसको फरामोश तो नहीं कर दिया, क्या कहीं वो पीछे तो नहीं चला गया और हम उसको सोच भी नहीं रहे। दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। 23 मार्च 1940 और 23 मार्च 2021 आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? क्या जज्बा कुछ कम हुआ, जज्बा बढ़ा? नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की पहले बात कर लेते हैं। क्या आज भी हम दो कौमी नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करने के लिए हर शख्स तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वक्त आता है जबकि हमारी जनरेशन एक से दूसरी उसको पैगाम पास किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कोताही, जिसकी वजह से यूं लगता है कि शायद हम उस चीज से गाफिल हो गए, उस सोच से गाफिल हो गए जिसकी वजह से वतन अजीज हासिल किया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये दौर एक ऐसा आया जहां भारत में मुसलमानों के हालत ज़ार देख के तो एक दफा फिर इस कौम में एहसास पैदा हुआ कि अगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे कायद ने हमारे लिए ये वतन हासिल न किया होता तो शायद हम भी वैसी ही जिंदगी गुजार रहे हो। तो आज़ादी की इस नेमत की कदर इंसान को उस वक्त होती है जब वो अपने दाएं बाएं झांक के देखता है कि उसी जैसे, उसी ईमान के हामिल उन लोगों के साथ और जगहों पे कैसा सलूक हो रहा है। तो ये वतन अजीज जो हमें मिल चुका है, जो मिला, जैसे हम देख रहे हैं कि पहले से बहुत अच्छे हालात हैं। अगर किसी को 1947 का कुछ याद हो तो आज हम बहुत बेहतर हालत में, हमारे लोग जो जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह का मयार जिंदगी है वो कहीं बेहतर है। आबादी इतनी बढ़ जाने के बावजूद आप देखिए कि मुल्क में आपको सहूलतें हर तरह की मयस्सर हैं, बावजूद इसके कि हम एक बहुत लंबे वक्त तक एक दहशतगर्दी की जंग लड़के, जिसमें कहा जाता है कि हमारा 126 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, ये सारी चीजें देखते हुए, इन सब वक्तों से गुजरते हुए आज फिर भी हम एक मजबूत मुल्क की शक्ल में खड़े हैं। तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है और इससे जबरदस्त और क्या चीज हो सकती है इस कौम के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है कि हम ये शुक्र अदा करें कि मालिक तुम्हें, आपने हमें एक आजाद रियासत दी और हमारी कोताहियों के बावजूद आज इस मुल्क को रब्बुल आलमीन ने इतने अच्छे हाल में रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। अमजद शोएब साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम क्या वाकई नाकाबिल तस्हीर हो चुका है कि हम किसी भी दुश्मन को करारा जवाब देने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारियत नहीं करना चाहता। हमारा निज़ाम मुकम्मल तौर पे दिफाई निज़ाम के, ऐसा दिफाई निज़ाम कि इस निज़ाम को देखते हुए बाहर से कभी किसी को जुर्रत ना हो कि वो आपके खिलाफ जारियत कर सके। आपके निज़ाम की कामयाबी यही होती है कि वो इस मुल्क को जारियत से बचा के रखे। अगर आपके अंदर कमजोरी होगी तो बाहर से कोई ना कोई उस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए वो मुल्क पे हमलावर होगा, आपके खिलाफ जारियत करेगा। तो वो तो आपने बिल्कुल, मैं समझता हूं कि हमारी अफवाज का सबसे बड़ा कामयाबी का जो आप कह लीजिए सिरा, वो यही है कि हमने दुश्मन की अहलियत को हमेशा नजर में रखा और उसके मुताबिक उसका तोड़ करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखा। लिहाजा बाहर से जारियत न होने की वजह बुनियादी यही है कि आप तैयार हैं और फिर आपने अपनी तैयारी की एक झलक आज से 2 साल पहले आपने 27 फरवरी को, 26 फरवरी को जो जारियत हुई उसका 27 को आपने एक जवाब दिया। तो वो मैं समझता हूँ कौम के लिए एक रीअश्योरेंस थी कि आपकी अफवाज दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये तो है सारा किस्सा यहाँ पे। अब ये है कि अंदरूनी तौर पे हमें अपने मोहब्बत, इत्तेहाद, यगानगत पैदा करने की जरूरत है ताकि इख्तलाफात भुला के तो आप मुल्क की तरक्की की तरफ काम कर सकें और बाहर के दुश्मनों को उनके अज़ाइम बना सकें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ फिफ्थ जनरेशन वॉर का भी मैं जिक्र कर दूं कि ये आज दूसरी जंगों की निस्बत, हथियारों के इस्तेमाल की निस्बत ज्यादा बड़ा खतरा है, जहां झूठ बोल के, प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान नफरत पैदा की जाती है, झूठे इल्जाम तराशियां करके। और बाज हमारे अपने ही मुल्क के लोग जो कि अपने सियासी मकासद के लिए या अपने और गलत मकासद के लिए वो ये काम, घनौना काम करते हैं। बिल्कुल जनरल साहब, हमें इन तमाम चीज़ों से चौकन्ना रहना होगा। आपने बात की कि हम एक नस्ल से अगली नस्ल तक ये पैगाम पहुंचाने का सिलसिला है, जो सिलसिला जारी है। हम भी छोटे होते थे, परेड देखते थे, बड़े खुश होते थे, एक सवाल जन्म लेता था। आज जो अगली नस्ल है, जो बच्चे देख रहे हैं हमें,
उनके लिए बताएं आखिर परेड क्यों की जाती है। बच्चे सवाल करते हैं कि ये परेड क्यों होती है, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। हम तो देखते थे कि हमारा जज्बा इतना जो है वो बुलंद हो जाता था, हम खड़े होते थे जब कौमी तराना वहाँ पर बजता था। ज़रा ये हमें थोड़ा सा बच्चों के लिए बता दें। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। जो हमारा अपने लोगों के लिए वो तो यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे लोग हमारी अफवाज की एक झलक देखें और उनको एक इत्मीनान और कॉन्फिडेंस हो कि किस किस्म के हथियार हैं जो कि आज मॉडर्न रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, जो आज के ज़माने की जो जदीद जंग है उसके तकाजे पूरे कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि कमेंट्री भी साथ साथ होती है, बताया जाता है लोगों को कि इन हथियारों की अहलियत क्या है। तो ये आम हालात में तो लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि आवाम के अंदर ना सिर्फ एक जज्बा पैदा करता है बल्कि एक एतमाद और कॉन्फिडेंस होता है आपकी अपनी अफवाज पे कि ये ज़बानी कहानियां नहीं है। आज आप प्रैक्टिकली सब कुछ देख रहे हैं कि आपकी अफवाज ने जो कुछ हासिल किया और जिस चीज़ में महारत हासिल की हुई है वो ये है, और वो फिर आपको एक हौसला दे देता है कौम को कि हम तैयार। दूसरी तरफ यह है कि आपने अपने दुश्मनों को भी पैगाम देना होता है कि जारियत की तो ये सब कुछ मौजूद है, ये नहीं है कि हम गाफिल हैं। तो जब आपकी अहलियत आपका दुश्मन देखता है तो वो लाजमी बात है कि फिर उसके दिल में भी एक खौफ पैदा होता है और वो हमेशा जारियत करने के बारे में बहुत दफा सोचेगा क्या हमें करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो सब कुछ है जिससे वो अपना दिफा कर सकता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप दोनों तरफ एक अपना पैगाम रखना चाहते हैं अपने अवाम के एतमाद के लिए और दुश्मन को एक सही मैसेज देने के लिए ताकि वो जारियत की तरफ मायल ना हो। बिल्कुल ठीक है। दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला और हम 23 मार्च 1940 के हवाले से मजीद बात भी करते चलेंगे और आपको कुछ नगमे भी हम सुनाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं इशाल, कोरोना वायरस की बात। हमजा, मेरे ख्याल में आपका वो सवाल भी जो बचपन से आपने कहा आपके दिमाग में चल रहा था कि परेड आखिर होती क्यों थी, तो वो भी क्लियर हो गया होगा और हमारे आने वाली नस्लें या जो हमारे अभी के बच्चे हैं उनके दिमागों में बहुत सारे सवाल क्लियर होंगे। बाकी ये सवाल पूछते हैं और इसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और बात जैसे कि हम कर रहे हैं कि आज की सेलिब्रेशन करनी है और करनी भी चाहिए और आप सब भी कीजिए, लेकिन एहतियात के साथ। कोरोना की तीसरी लहर जो है उसने खतरे की घंटी बजा दी हुई है। नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ने कोरोना से शदीद मुतासरा शहरों में सख्त इकदाम का फैसला कर लिया। जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे कि अगर एहतियात ना की गई तो सूरत हाल कशीदा हो सकती है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ जिसमें मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर जायजा लिया गया और एलामिये में कहा गया है कि मुल्क भर में रात 8 बजे तक जो तमाम मराकज होंगे, सरगर्मियां होंगी, उनको बंद करना, कारोबारी सरगर्मियां जो है वो बंद करने का फैसला किया गया और हफ्ते में 2 दिन जो है कारोबारी सरगर्मियां जो है बंद रहेंगी, यानी कि हफ्ता और इतवार का रोज जो होगा। और मुल्क भर में सिनेमा, मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे और कोरोना SOPs के साथ 300 अफराद तक के इज्तिमात की इजाज़त होगी। और एलामिया में यह भी कहा गया है कि 300 अफराद तक आउटडोर शादी तकरीबात की रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। ऐसे ही हमजा, मैं मार्केट में खड़ी और आपस में 2 मजदूर जो थे वो लगे हुए थे आपस में। यार कोरोना ने फिर सब कुछ ठप कर दिया, मतलब कोरोना ने सब कुछ ठप कर दिया, लेकिन हम एहतियात फिर नहीं करे, मास्क नहीं लगाया हुआ था और साथ ही उनका ये कहना भी था, एक दूसरे को कह रहा था कि यार मैंने कोरोना देखा नहीं है, मुझे नहीं लगता कोरोना कुछ है। तो इस चीज़ से निकल आए। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना है और कोरोना ने से इतनी सारी अमवात हो रही हैं, कितने लोग अपने प्यारों को खो चुके हैं। आप लोग अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने नहीं देखा किसी शख्स को कोरोना हुआ हो, अल्लाह करे कि आप ना देखें कि आपके किसी करीबी को कोरोना हो, लेकिन एहतियात जरूर करें। अब तमाम तफरीही पार्क भी बंद रहेंगे और जो एलामिया की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक तमाम सरकारी, निजी दफातर और अदालतों में 50% घर से काम करने की पॉलिसी इख्तियार होगी। 50% हाजिरी होगी दफातर में और 50% लोगों को घर से काम करने का कहा गया है। NCOC के एलामिया के मुताबिक नेशनल इंडस्ट्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी 50% गुंजाइश के साथ चलाएंगे। मतलब जो आपकी ट्रांसपोर्ट चलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें भी जी बिल्कुल, उसमें भी आप 50% तक लोग बिठा सकते हैं, एक सीट छोड़कर एक सीट पर बिठाने की जो पॉलिसी होती है वो होती है। अच्छा इशाल, ये सारा मामला तो है, ये सब 11 अप्रैल तक रहेगा और जो स्कूलों के हवाले से फैसला है वो भी अभी होना है। इसी हवाले से हम जो मुकम्मल सूरत हाल है उस पर बात कर लेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साथ मौजूद हैं। नौशीन हामिद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है? हमने तस्वीर देखी, उससे तो हम खासे मुतमईन हैं, हमें इत्मीनान है कि उनकी तबीयत बेहतर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं
और तबीयत उनमें काफ़ी बेहतरी है। वो आइसोलेशन में भी अपना काम जारी रखे हुए हैं वीडियो लिंक के थ्रू, जो ज़रूरी मीटिंग्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फीलिंग बेटर जी। माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहबा, मुल्क भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ये तशवीशनाक हद तक बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर है। जिस तरह इशाल अभी बात कर रही थी कि लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि हमारे किसी करीबी को कोरोना नहीं हुआ, उनको हम कैसे समझा सकते हैं? 1 साल हो गया ये बातें बताते हुए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लोगों में अभी तक इस चीज़ की अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस नहीं है कि कोरोना भी कोई चीज़ है। तो इस वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं वो यही वजह है कि चूँकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वो उसकी इंटेंसिटी को समझ नहीं रहे, इसलिए वो SOPs को सीरियसली ले नहीं रहे हैं। तो ये जब तक लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और हमारी बदएहतियाती की वजह से फैल रही है, और दूसरी बात ये कि थोड़ी सी एहतियात कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। इस वक्त मास्क जो है वो सबसे बेहतरीन वैक्सीन है जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर लेते, और थोड़ा सा समाजी फासला। तो ये चीज़ें अगर लोग अपना लें तो ये जो हम तेज़ी से वबा को फैलते हुए देख रहे हैं ये रुक सकता है जी। रुशीन साहिबा, जैसा कि हमने देखा इससे पहले भी NCOC के सख्त फैसले सामने आए, इस बार भी आ रहे हैं, मगर देखा ये जाता है कि फैसलों पर अमल दरामद नहीं कराया जा पा रहा होता, जिसकी वजह से वबा ज़ोर पकड़ती जा रही है। एक तो वही हो गया कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस बात की, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी ये भी है कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को इतना ईजी ले गए हैं कि अच्छा ठीक है, बीमारी आती है चली जाती है। NCOC के फैसलों पर अमल दरामद किस तरह से मुमकिन करवाया जा सकता है? देखिए, इस दफ़ा जो परसों फैसले हुए हैं NCOC में, कल बल्कि मंडे वाले दिन जो फैसले में है उसमें ज़्यादा फोकस इसी पे किया गया है कि SOPs पे अमल दरामद पे सख्ती की जाए, वायलेशंस के ऊपर फाइन्स किए जाएंगे, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब जो है ना वो स्टेप्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि SOPs तो पहले भी इशू हुए हुए थे, मगर अब ज़रूरत इस अमर की है कि इनके ऊपर सख्ती की जाए। और मेरा ख्याल है कि लोकल इंतज़ामिया को हदायत दे दी गई हैं कि अब वायलेशंस के ऊपर सख्त स्टेप्स लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। नौशीन आमिद साहिबा, हम ले रहे थे प्राइवेटली, हमने वैक्सीन लेनी थी जिसके ऊपर एक रेट सामने आया था कि 2 डोजेज़ जो है तकरीबन 8000 के करीब होंगी, लेकिन उस मामले को भी रुकता हुआ हमने देखा। इस वक्त करंटली क्या पोजीशन है? देखिए जी, 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा इसका, वो अंडर कंसिडरेशन है। एक्चुअली बाहर इंटरनेशनल वर्ल्ड में इसकी जो सप्लाई की और डिमांड में जो है वो थोड़ा सा, जैसे कि हमने देखा कि एक वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका जो कि बहुत वाइड यूज था उसका, वो सडनली उसके बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस आए जो कि बाद में बिल्कुल क्लियर हो गए कि ऐसी कोई साइड इफेक्ट्स उसके नहीं थे, जो कि थोड़ा सा, मगर उससे हुआ ये कि एकदम उसकी डिमांड जो है वो वक्ती तौर पे वो ड्रॉप कर गई, और जो स्पुतनिक हम पाकिस्तान में लाना चाह रहे थे उसकी डिमांड तेजी से बढ़ गई दुनिया में, और तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस जो है, शायद उन लोगों ने अपनी प्राइसेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उस डिफरेंस को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, तो इंशाल्लाह जल्द ही फाइनल फैसले आ जाएंगे। जी ठीक है। नौशीन आमिद साहिबा, हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान के पास अभी इतनी जो है वैक्सीन की डोजेज मौजूद हैं कि जिन लोगों को आज वैक्सीन लगाई जा रही है उनको 22वें रोज़ जाकर दोबारा वैक्सीन लगाई जाएगी, तो जो 60 साल से ऊपर के अफराद हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तब तक हमारे पास वैक्सीन मौजूद होगी? हमारे पास इतना ज़खीरा है वैक्सीन का? जी देखें, इस वक्त जिन लोगों को पहली डोज लगाई जा रही है वो इंश्योर किया जा रहा है कि उनके लिए सेकंड डोज की अवेलेबिलिटी जो है वो रहे। हमारे पास अभी इस वक्त जितनी वैक्सीन आई थी उसमें से 55% जो है वो कंज्यूम हुई है, 45% अभी हमारे स्टॉक में है, और उन लोगों के लिए इसको प्रेफर किया जा रहा है कि जिनको सेकंड डोज की ज़रूरत है। मीनवाइल हमें उम्मीद है कि जो हमने 1 मिलियन साइनोफार्म का ऑर्डर दिया है परचेज का, वो भी कुछ दिनों तक हमारे पास पहुंच जाएगा, और कैंसिनो बायो की वैक्सीन जो कि सिंगल डोज है उसका भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में हमें मिल जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल पाइपलाइन में वैक्सीन हैं इंशाल्लाह ताला। जिनको पहली डोज मिली है, गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि उनके लिए सेकंड डोज की अवेलेबिलिटी। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, जो अच्छा काम हो रहा हो उसकी तारीफ लाजमी करनी चाहिए, हमारा मीडिया का भी यही रोल है। कल मैं इंशाल्लाह आपको भी बताता हूँ कि एक्सपो सेंटर में गया अपने वालिद साहब को वैक्सीन लगवाने के लिए। इतने अच्छे इंतजामात थे, इतने अच्छे इंतजामात थे कि किसी शख्स को वहाँ पर कोई परेशानी नहीं थी। अगर आप भी और आपके बुजुर्ग अगर कोई हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, आराम से जाएं, आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पर जाएं, 15 से 20 मिनट का प्रोसेस है, इससे ज़्यादा अगर रश हो तो हो सकता है, अदरवाइज इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, और इशाल से मैं फिर ये अपील करूँगा कि लाजमी वहाँ पर जाएँ,
और अपने पेरेंट्स को, बुज़ुर्गों को, घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको लाजमी वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और एहतियात के साथ वहाँ पर जाएं, लेकिन एहतियात जो है वो उसका दामन हाथ से ना छोड़ें। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस।